जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। मानसिक योग्यता के अंतर्गत हम सादृश्यता या सहसंबंध से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2, सादृश्यता या सहसंबंध। सादृश्यता के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का आधार आपसी संबंध होता है। समस्या आकृतियों में 3 आकृतियां दी जाती हैं तथा चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से एक चयन करना होता है। समस्या आकृतियों में जो संबंध पहली और दूसरी आकृति का होता है वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति के बीच में होता है। चौथी आकृति उत्तर आकृतियों में से चयन करनी होती है। हम सादृश्यता या सहसंबंध से संबंधित प्रश्नों को कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार, स्वरूप या आकार परिवर्तन पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों में पहली और दूसरी आकृति के स्वरूप या आकार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल वही परिवर्तन का संबंध तीसरी और चौथी में होती है। चौथी आकृति हमें उत्तर आकृतियों में मिल जाएगी। हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। 3 समस्या आकृतियाँ हैं और चौथी आकृति हमें खोजनी है। और यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। इन्हीं चारों में से एक आकृति उत्तर आकृति है जो कि समस्या आकृतियों के चौथे खंड को पूरा करेगी। अब गौर से समस्या आकृतियों को देखिए। पहले खंड में वृत्त है, दूसरे खंड में वृत्त है जो कि तिरछी लाइनों से भरी हुई है, तीसरे खंड में एक आयत है जो पूरी तरह खाली है और चौथे खंड बिल्कुल खाली है। उसमें हमें उत्तर आकृतियों में से एक आकृति खोजनी है जो समस्या आकृतियों को पूर्ण करती हो। अब हम आते हैं पहले आकृति पर। उस आकृति को गौर से देखिए। वृत्त है और वह वृत्त पूरी तरह खाली है। दूसरे खंड में वृत्त है जो तिरछी लाइनों से भरी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली आकृति को इस तरह तिरछे लाइनों से भर दें तो दूसरी आकृति प्राप्त होती है। ये देखिए इस तरह से। तो पहली आकृति और दूसरी आकृति में संबंध है कि पहली आकृति में यदि तिरछी लाइन हम भर देते हैं तो दूसरी आकृति हमें प्राप्त होती है। इस तरह अब हम वही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृतियों में खोजते हैं। यदि हम तीसरी आकृति जो कि आयत है उसे हम इस तरह तिरछी लाइनों से भर दें तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। ये देखिए इसी के जैसा चौथी आकृति होगा। अब हम उत्तर आकृतियों की ओर जाते हैं कि इसके जैसा कौन सा आकृति है। पहला हम देखते हैं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी उत्तर आकृति यह भी नहीं है। तीसरी उत्तर आकृति यह भी नहीं है। तो इसके जैसा यह चौथी आकृति है जो बिल्कुल उसी के जैसा है और यह ही उत्तर आकृति होगी। आप समझ गए होंगे कि समस्या आकृतियों में जो पहले आकृति का संबंध दूसरे आकृति से है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से होगी। इस तरह हम ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही संबंधों के आधार पर उत्तर खोजते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं और यहाँ पर देखिए उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। अब हम गौर से समस्या आकृति को देखते हैं। पहले खंड को देखते हैं। वहाँ पर एक वृत्त का आधा भाग है और उसके ठीक नीचे एक रेखा खींची हुई है। और दूसरे खंड में जाते हैं तो वही वृत्त का आधा भाग उलट है और उसके ठीक ऊपर में एक रेखा खींची हुई है और वह वृत्त का आधा भाग पूरी तरह काले रंग से रंगा हुआ है। पहले खंड को देखिए आप। समस्या आकृति के पहले खंड को यदि हम वृत्त के इस आधे भाग को इस तरह घुमाते हैं और काले रंग से रंगते हैं तो दूसरी आकृति प्राप्त होती है। ये देखिए आप। ये देखिए हम इसे दाहिनी ओर घुमाए और उसे काले रंग से रंग दिया तो दूसरी आकृति प्राप्त हो गई। इस तरह तो पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृति में होनी चाहिए। तो हम अब तीसरी आकृति की ओर जाते हैं। अब तीसरी आकृति को बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में हमने घुमाया और उसे हम काले रंग से इस तरह हमने रंग दिया तो यह चौथी आकृति प्राप्त होगी। क्योंकि हम समझ गए हैं पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृति में होगी। तो हम जिस तरह
पहली आकृति को हमने घुमाया और उसे पूरी तरह काले रंग से रंग दिया, वैसे ही हम तीसरी आकृति को ऐसे घुमाए और काले रंग से रंग दिया तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। अब हम उत्तर आकृतियों की ओर जाते हैं कि बिल्कुल इसी के जैसा कौन सी आकृति है। तो पहले उत्तर को गए हम, बिल्कुल नहीं है। दूसरा में गए तो बिल्कुल इसी के जैसा है, अतः हमारा दूसरा उत्तर सही है। इस तरह आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे, केवल आपको अभ्यास करना है। अब हम अगले प्रकार की ओर जाते हैं। दूसरा प्रकार है दिशा परिवर्तन पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियां घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। पहली और दूसरी आकृति के संबंध को देखकर चौथी आकृति को उत्तर आकृतियों में चयन कर सकते हैं या चयन करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर समस्या आकृतियाँ दी गई हैं और नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। समस्या आकृतियों को गौर से हम देखते हैं। 4 खंड हैं, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। इसमें समस्या आकृतियाँ दी गई हैं और इनके संबंधों के आधार पर हमें चौथी आकृति खोजनी है। तो पहले खंड को देखिए, समस्या आकृति के पहले खंड को। अगर हम इस पहले खंड के आकृति को ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। ये देखिए, फिर से हम घुमाते हैं दाहिनी ओर, ऐसी घुमाए हम घड़ी की सुई की दिशा में तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो गई। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों आकृतियों के बीच में घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घूमने का संबंध है, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो जाती है। अब हम इसी संबंध के आधार पर तीसरी आकृति को भी घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह। कल्पना कीजिए, आपको कल्पना के सहारे इन प्रश्नों को हल करना है। हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, हमने 90 अंश घुमाया। अब यह चौथी आकृति है। इसी आकृति को हम तीसरी आकृति को 90 अंश घुमाएंगे तो चौथी आकृति प्राप्त होगी, क्योंकि पहली आकृति और दूसरी आकृति में यही संबंध है। तो तीसरी आकृति और चौथी आकृति में यह संबंध होगा। हमने इस तरह 90 अंश घुमाया तो चौथी आकृति प्राप्त होगी। अब देखते हैं उत्तर आकृतियों में से कि बिल्कुल इसी के जैसा कौन सी आकृति है। क्या पहला है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है? बिल्कुल नहीं। तीसरा है? यस, तीसरा वही आकृति है। इसका मतलब हुआ उत्तर आकृतियों में से सही आकृति या सही उत्तर तीसरा है। ऐसे प्रश्नों को आप कल्पना के सहारे हल करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उद्देश्य ही है कि विद्यार्थी के कल्पनाशीलता को जांचना। हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं। आप अभ्यास करते समय कल्पना करेंगे और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। हम आगे और उदाहरण का अध्ययन करते हैं। समस्या आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। 3 समस्या आकृति, चौथी आकृति को हमें खोजनी है। नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। अब हम ध्यान से देखते हैं। पहली आकृति को यदि हम दाहिनी ओर इस तरह घुमाएं, फिर से हम घुमाते हैं दाहिनी ओर 90 अंश घुमाते हैं पहली आकृति को, तो बिल्कुल दूसरी आकृति हमें प्राप्त होती है। ये देखिए, आप कल्पना कीजिए, हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो दाहिनी तरफ 90 अंश घुमा तो दूसरी आकृति प्राप्त हुई। इसका तात्पर्य है कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में दिशा परिवर्तन का संबंध है, जो कि दाहिनी तरफ 90 अंश घूमती है इस तरह से, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हुई। तो बिल्कुल यदि हम तीसरी आकृति को भी 90 अंश घुमाएंगे तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। ये देखिए, यह अभी वर्तमान में जो अभी आप देख रहे हैं तीसरी आकृति, असल में वह चौथी आकृति है, क्योंकि हमने इस आकृति को 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। अब उत्तर आकृतियों को गौर से देखते हैं, इसके जैसा कौन सा आकृति है। बिल्कुल इसी के सदृश। पहली आकृति को हमने देखा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी आकृति को देखा, यह भी नहीं है। अब हम तीसरी आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल इसी के सदृश है, इसी के जैसा है। इसका मतलब हुआ उत्तर आकृतियों में से तीसरा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान ये प्रश्न होते हैं।
केवल आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब हम अगले प्रकार की ओर जाते हैं, स्थान परिवर्तन पर आधारित। ऐसे समस्या आकृतियाँ जिसमें पहले और दूसरे आकृति में स्थान परिवर्तन का संबंध होता है, तो तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से वैसा ही होना चाहिए। उत्तर में उसी आकृति को चयन करना होता है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर समस्या आकृतियाँ, 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। चौथे स्थान पर उस आकृति को खोजना है जो कि इस क्रम को पूरा कर सके। उत्तर आकृतियाँ, 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। अब हम समस्या आकृतियों को गौर से देखते हैं कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। तो आप बिल्कुल अनुमान लगा लिए होंगे। त्रिभुज में 2 रेखाएं पड़ी हुई हैं, एक लंब है और दूसरी तिरछी रेखा है, और उसके ऊपर में 2 डॉट हैं। उन 2 डॉटों में देखिए स्थान परिवर्तन का संबंध है। देखिए ऊपर में जो 2 डॉट हैं, यदि हम उनको नीचे लाते हैं तो दूसरी आकृति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। त्रिभुज में गौर से देखिए, बड़ा साफ दिख रहा है। 2 डॉट हैं, उन दोनों डॉट को नीचे ले आते हैं या काली बिंदुओं को नीचे ले आते हैं तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस जो 2 बिंदु हैं इनमें स्थान परिवर्तन हो रहा है। अब हम तीसरी आकृति को देखेंगे तो जो संबंध पहली आकृति और दूसरी आकृति में है वही संबंध तीसरी और चौथी में होनी चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि जो तीसरी आकृति में त्रिभुज के अंदर जो 2 बिंदु हैं उसे हम पड़ी रेखा के ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। इस तरह से ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही चौथी आकृति होगा। अब हमें ऐसे ही आकृति का तलाश करना है उत्तर आकृतियों में से। पहली आकृति को देखते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है। इसका तात्पर्य हुआ उत्तर आकृतियों में से पहला उत्तर सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को आपको कल्पना के सहारे करना है, हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जाते हैं हम। समस्या आकृतियों को गौर से देखिए। यहाँ पर 3 खंडों में समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, हमें चौथा खंड को पूरा करना है और उसे हम पहले आकृति और दूसरे आकृति के संबंध के आधार पर तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से खोजना है। यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। तो अब हम समस्या आकृति को गौर से देखते हैं कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। देखते हैं, गौर से देखिए। ये देखिए स्थान परिवर्तन हो रहा है। फिर से देखिए, वर्ग के बाएं में ऊपर की ओर एक डॉट है और दाहिने में नीचे की ओर एक त्रिभुज है। अब ये देखिए, इनके जगह को हम बदलते हैं। त्रिभुज के स्थान पर काली बिंदु और काली बिंदु के स्थान पर त्रिभुज। ये देखिए, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। इसका मतलब हुआ कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में स्थान परिवर्तन का संबंध है, तो हम बिल्कुल तीसरी आकृति और चौथी आकृति में वही संबंध खोजेंगे। ये देखिए, अब हम जाते हैं तीसरी आकृति में, इसके जगह को बदलते हैं। जहाँ पर धन है वहाँ पर हमने काली बिंदु को ले गए और जहाँ काली बिंदु वहाँ पर धन को। ये देखिए, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। धन के स्थान पर काली बिंदु और काली बिंदु के स्थान पर धन। ये देखिए, क्रॉस को हमने वहाँ पर ले गए। तो असल में ये जो अभी जगह परिवर्तन करके हम इसे इस तरह लाए, तो असल में बिल्कुल इसी के जैसा हमारा उत्तराकृति होगा। अब हम उत्तराकृतियों की ओर जाते हैं। बिल्कुल इसी के सदृश या इसी के जैसा कौन सी आकृति है। पहली हम उत्तराकृतियों में से पहली आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल उसी के जैसा है। अतः उत्तराकृतियों में से दूसरा क्रमांक का उत्तर सही उत्तर है। अब हम आगे अगले प्रकार की ओर जाते हैं। चौथा प्रकार, संख्या परिवर्तन पर आधारित। ऐसे समस्या आकृतियों में प्रथम और दूसरे आकृतियों में संख्या का परिवर्तन होता है, वैसे ही तीसरे और चौथे आकृति में संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति में बिल्कुल वैसे ही उत्तर का चयन करना होता है। उदाहरण के रूप में प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। समस्या आकृतियाँ, 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, चौथे को हमें खोजना है। नीचे उत्तर आकृतियाँ, 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। समस्या आकृतियों को गौर से देखते हैं हम, पहली आकृति को और दूसरी आकृति को, इनके बीच में क्या संबंध है। यदि हम पहली आकृति को इस तरह से 2 भागों में बांट दें तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। फिर से देखिए, पहली आकृति को हम ठीक बराबर 2 भागों में बांट दें तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ
कि तीसरी आकृति को भी यदि हम बराबर 2 भागों में बांट देंगे तो हमें उत्तर आकृति प्राप्त होगी। इसी के जैसा अभी तीसरी आकृति को हमने 2 बराबर भागों में बांटा तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। अब इसी के जैसा उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति है हमें खोजनी है। पहली आकृति को हमने देखा, बिल्कुल नहीं है। दूसरी आकृति को हमने देखा, बिल्कुल नहीं है। अब हम तीसरी आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल इसी के जैसा है, जो कि हमने तीसरी आकृति को बराबर 2 भागों में बांटकर बनाया है। इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तर आकृतियों में से तीसरी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आपको अपने कल्पना के सहारे इन प्रश्नों को इसी तरह से आपको हल करना है। दूसरे अभ्यास की ओर जाते हैं हम। समस्या आकृतियाँ यहाँ पर देखिए, 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, चौथे को हमें खोजना है और नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ये देखिए। अब आप समस्या आकृति को बड़े गौर से देखिए। पहली समस्या आकृति को देखेंगे तो एक आयत है, उसके बीच में ठीक आयत को बराबर 2 भागों में बांटने वाली एक रेखा है। यानी अब हम पहली जो आकृति है उसमें इस तरह से 2 रेखा खींचते हैं। फिर से देखिए, इस तरह से आपको 2 रेखा हमने खींचा, चारों कोनों को मिलाने वाली रेखा, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हुई। आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो बिल्कुल यही संबंध तीसरी आकृति और चौथी आकृति में होनी चाहिए। अब हम तीसरी आकृति को इस तरह से चारों कोनों को मिलाने वाली रेखा हमने खींचा। फिर देखिए, चारों या कोने हैं उनको मिलाएं हम, तो मिलाने पर हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। अब हमें देखना है उत्तर आकृतियों में से कि बिल्कुल इसी के जैसा कौन सी आकृति है। पहला उत्तर आकृतियों में से हमने देखा नहीं है, दूसरा उत्तर नहीं है, तीसरा उत्तर नहीं है और चौथा उत्तर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो रचना किया तीसरी आकृति में 2 रेखाएं हमने खींचा चारों कोनों को मिलाने वाली, तो बिल्कुल जो प्राप्त हुआ आकृति वह उत्तर आकृतियों में से चौथी आकृति के बिल्कुल उसी के जैसा है। इसका तात्पर्य हुआ कि चौथा उत्तर हमारा सही है। अब हम अगले प्रकार की ओर जाते हैं। 5वां प्रकार, स्थान परिवर्तन पर आधारित ऐसे समस्या आकृतियां जो दर्पण, प्रतिबिंब या विविध क्रियाकलापों पर आधारित होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, प्रॉब्लम फिगर्स। 3 समस्या आकृति हैं, चौथी आकृति को हमें खोजना है। नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। अब हम पहली और दूसरी समस्या आकृति को गौर से देखते हैं। आप पाएंगे कि पहली समस्या आकृति और दूसरी समस्या आकृति में एक स्थान परिवर्तन का संबंध है या प्रतिबिंब का संबंध है। ये देखिए, यदि हम इनको उलट देते हैं या इनका स्थान को बदल देते हैं तो दूसरी आकृति प्राप्त होती है। पहली आकृति में जो 2 छोटी आकृतियां हैं उन आकृतियों को हम बदल देते हैं, दाहिने वाले को बाएं में और बाएं वाले को दाएं में, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। इसका मतलब हुआ कि तीसरी आकृति को भी हम उसी तरह बदल दें तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी। ऐसे देखिए आप, दाएं में जो आकृति है उसे बाएं में और बाएं वाले को दाएं में, तो हमें उत्तर आकृति प्राप्त होगी। अब इसी के जैसा बिल्कुल हमें खोजना है उत्तर आकृतियों में कि कौन सी आकृति है जो इसी के सदृश हो। पहले उत्तर को देखते हैं उत्तर आकृतियों में से, तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल इसी के सदृश है, यानी हमारा उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर 2 है। आप इस तरह से बड़ी आसानी से खोज पाएंगे। हम यहाँ अभ्यास करने के लिए सबसे सरल प्रश्नों को चयन किए हैं ताकि आपको इन सभी प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास करने के लिए यहाँ पर इनके तरीकों को समझने में आपको आसानी हो, इसलिए हमने सबसे सरल प्रश्नों का चयन किया है। आपको पूरी अभ्यास माला के लिए हमारे वेबसाइट में आपको जाना होगा और वहाँ पर आप कठिन से कठिन प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे। अगले उदाहरण की ओर जाते हैं। समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, 3 समस्या आकृति, चौथी को हमें खोजनी है। नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, 4 उत्तर आकृतियाँ। समस्या आकृतियों को देखिए, गौर से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर स्थान परिवर्तन का संबंध है। फिर से देखिए, इस पहली आकृति में जो 2 तिरछी लाइनें हैं कोने में दाहिने तरफ, उनका स्थान बदल के बाएं तरफ जा रहा है। देखिए, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो रही है। फिर देखिए आप, आकृति के ऊपर में दाहिने तरफ जो 2 तिरछी लाइनें हैं उनका स्थान बदल के बाएं तरफ चला जाता है और बाएं तरफ जाने पर हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि स्थान परिवर्तन का संबंध है।
अब हम तीसरी आकृति को गौर से देखते हैं और तीसरी आकृति के बीच में या जो त्रिभुज दिया गया है उसके बीच में जो खड़ी लाइनें हैं उनका यदि हम स्थान बदलते हैं तो हमें चौथी आकृति प्राप्त होगी, क्योंकि पहली आकृति और दूसरी आकृति में स्थान परिवर्तन का संबंध है, यानी तीसरी आकृति और चौथी आकृति में भी बिल्कुल वही संबंध होगा। ये देखिए, पहले यह आकृति ऐसा है, अब खड़ी लाइनों को हम दाहिने तरफ करते हैं तो यह आकृति प्राप्त होती है। अब हमें बिल्कुल इसी के सदृश, इसी के जैसा आकृति खोजनी है उत्तर आकृतियों में से। तो पहली आकृति को तो हम देखते हैं तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं है, दूसरी आकृति को देखते हैं तो यह भी नहीं है, तीसरी आकृति को देखते हैं तो यह भी उसके जैसा नहीं है, तो हम चौथी आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल इसी के सदृश है। इसका तात्पर्य हुआ उत्तर आकृतियों में से चौथी आकृति सही उत्तर है। इस तरह आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और पारंगत हो सकते हैं आप। हम यहाँ इन प्रश्नों को अभ्यास करने के उद्देश्य से दिए हैं। आपको कठिन से कठिन प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे वेबसाइट में आपको जाना होगा। वीडियोस के शुरू में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। इस प्रकार के तर्क शक्ति के प्रश्नों को और इनके प्रकारों को जानने के लिए, पूरी तरह समझने के लिए हमसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप तर्क शक्ति के प्रश्नों में पूरी तरह पारंगत हो जाएंगे, बशर्ते आप भरपूर अभ्यास करें। दिए गए अभ्यास मालाओं का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें तो आप निश्चित रूप से पारंगत हो जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। आइए नवोदय विद्यालय से परिचित होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत तथा अन्यत्र कहीं भी दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य मानकर किए गए चयन तथा उन्हें उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में निहित है जो कि आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षा के समतुल्य है। इस तरह की शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभाशाली बच्चे शहरों में अध्ययनरत समकक्ष बच्चों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण प्रतिभा को अच्छे से बाहर लाने के लिए आवासीय विद्यालय, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, की स्थापना की गई है। सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना है। इसके अनुसार 476 जिलों के लिए नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए और 2 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय मणिपुर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षाओं, शयन कक्षों, कर्मचारी आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, कार्यशालाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए पर्याप्त भवनों से युक्त संपूर्ण परिसर की व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। दूसरा उद्देश्य है देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मक सामंजस्य स्थापित करना। अगला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के
विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। नवोदय विद्यालयों की विशेषताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं, जिसे जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। चयन परीक्षा का आयोजन, रचना एवं विकास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। शिक्षा का माध्यम। कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक समान हिंदी या अंग्रेजी रहता है। आवेदन की विधि। जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों, नवोदय विद्यालय समिति और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र का वितरण। प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित अधिकारियों से निःशुल्क मिल सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिले के किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्रधान पाठक, नवोदय विद्यालय का प्रधानाचार्य। निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। यह आवेदन पत्र विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों में छापा जाता है। आवेदन पत्र जमा करना। जहां बालक ने कक्षा 5 में अध्ययन किया हो, उसी विद्यालय के प्रधान पाठक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करते समय खंड शिक्षा अधिकारी से रसीद ले लें। प्रवेश पत्र जारी करना। परीक्षा के बारे में जानकारी। चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा है। यह परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित होती है। अभ्यर्थी को उसी भाषा की पुस्तिका दी जाएगी जो उसने आवेदन पत्र में लिखा है। चयन परीक्षा में कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। परीक्षा की संरचना। चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षण सम्मिलित हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होते हैं। पहला प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न का होता है। दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षा जो कि 25 प्रश्न होते हैं 30 मिनट के। भाषा परीक्षा 25 प्रश्न 30 मिनट के। इस तरह इन तीनों को मिलाकर 100 प्रश्न
2 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर या 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। इस तरह 100 प्रश्न है तो 100 अंक के हुए। परीक्षा का स्वरूप। अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है। यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखा चित्रों पर आधारित हैं। इस परीक्षण के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में प्रत्येक प्रकार के 5-5 प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहला आकृति पूर्ति, दूसरा सादृश्यता या सहसंबंध, तीसरा श्रृंखला या श्रेणी क्रम, चौथा वर्गीकरण या विजातीय छांटना, पांचवा समान आकृति, छठा वर्ग पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां कागज को मोड़ना एवं काटना, नौवां छिपी या निहित आकृति को खोजना और 10वां आकृति निर्माण। अनुभाग 2 अंकगणित। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 25 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों धारणाओं पर आधारित होते हैं। संख्या और संख्या पद्धति। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि में संख्याओं का अनुप्रयोग, दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। अनुभाग 3 भाषा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है। इसमें 25 अंकों वाले इस परीक्षण में 25 प्रश्न होते हैं। 3 गद्यांश दिए गए होते हैं और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए होते हैं। आइए नवोदय विद्यालय से परिचित होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत तथा अन्यत्र कहीं भी दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य मानकर किए गए चयन तथा उन्हें उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में निहित है जो कि आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षा के समतुल्य है। इस तरह की शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभाशाली बच्चे शहरों में अध्ययनरत समकक्ष बच्चों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण प्रतिभा को अच्छे से बाहर लाने के लिए आवासीय विद्यालय
जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, की स्थापना की गई है। सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना है। इसके अनुसार 476 जिलों के लिए नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए और 2 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय मणिपुर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षाओं, शयन कक्षों, कर्मचारी आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, कार्यशालाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए पर्याप्त भवनों से युक्त संपूर्ण परिसर की व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। दूसरा उद्देश्य है देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मक सामंजस्य स्थापित करना। अगला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। नवोदय विद्यालयों की विशेषताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं जिसे जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। चयन परीक्षा का आयोजन, रचना एवं विकास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। शिक्षा का माध्यम। कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक समान हिंदी या अंग्रेजी रहता है। आवेदन की विधि। जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों, नवोदय विद्यालय समिति और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र का वितरण। प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित अधिकारियों से निःशुल्क मिल सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिले के
किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्रधान पाठक, नवोदय विद्यालय का प्रधानाचार्य। निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। यह आवेदन पत्र विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों में छापा जाता है। आवेदन पत्र जमा करना। जहां बालक ने कक्षा 5 में अध्ययन किया हो, उसी विद्यालय के प्रधान पाठक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करते समय खंड शिक्षा अधिकारी से रसीद ले लें। प्रवेश पत्र जारी करना। परीक्षा के बारे में जानकारी। चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा है। यह परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित होती है। अभ्यर्थी को उसी भाषा की पुस्तिका दी जाएगी जो उसने आवेदन पत्र में लिखा है। चयन परीक्षा में कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। परीक्षा की संरचना। चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षण सम्मिलित हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होते हैं। पहला प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न का होता है। दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षा जो कि 25 प्रश्न होते हैं 30 मिनट के। भाषा परीक्षा 25 प्रश्न 30 मिनट के। इस तरह इन तीनों को मिलाकर 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर या 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। इस तरह 100 प्रश्न है तो 100 अंक के हुए। परीक्षा का स्वरूप। अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है। यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखा चित्रों पर आधारित हैं। इस परीक्षण के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में प्रत्येक प्रकार के 5-5 प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहला आकृति पूर्ति, दूसरा सादृश्यता या सहसंबंध, तीसरा श्रृंखला या श्रेणी क्रम, चौथा वर्गीकरण या विजातीय छांटना, पांचवा समान आकृति, छठा वर्ग पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां कागज को मोड़ना एवं काटना, नौवां छिपी या निहित आकृति को खोजना और 10वां आकृति निर्माण। अनुभाग 2 अंकगणित। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 25 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों धारणाओं पर आधारित होते हैं। संख्या और संख्या पद्धति। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक,
दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि में संख्याओं का अनुप्रयोग, दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। अनुभाग 3 भाषा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है। इसमें 25 अंकों वाले इस परीक्षण में 25 प्रश्न होते हैं। 3 गद्यांश दिए गए होते हैं और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए होते हैं।